हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन चैप्टर 10 क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। ठीक है, वेदर सिस्टम में आज पढ़ने वाले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या है? टेम्परेट साइक्लोन्स हम पढ़ चुके हैं, अब ट्रॉपिकल की बारी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो साइक्लोन्स होते हैं जो ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज में ओरिजिनेट होते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स। ये बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन, और ये ओशन पर ओरिजिनेट होते हैं, लैंड पर कभी ओरिजिनेट नहीं होंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ध्यान रखना। इन ट्रॉपिकल एरियाज बता दिया, एंड मूव ओवर टू कोस्टल एरियाज। सी पर ओरिजिनेट होते हैं, ओशन पे, और फिर वो कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कोज बाय वॉयलेंट विंड्स, कैसे होते हैं डिस्ट्रक्टिव? वॉयलेंट विंड्स लाते हैं जब ये आते हैं। वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ही खतरनाक टाइप से टोरेंशियल रेनफॉल, डाउनफॉल लाते हैं ये। ठीक है, और स्टॉर्म सर्जेस लाते हैं। यहाँ पे और एक टर्म आई है, स्टॉर्म सर्जेस। स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं? देखिए, जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे कोस्टल रीजन्स को हिट करते हैं, ठीक है, पहले तो सी पे ओरिजिनेट होंगे। सी पे ओरिजिनेट होने के बाद फिर ये ट्रेड विंड्स के वजह से, क्योंकि ट्रॉपिक्स में है वहीं ये ओरिजिनेट, तो ट्रेड विंड्स जो कि इनको डायरेक्ट करेगी, मूव करेगी। जब ट्रेड विंड्स इनको धक्का देती है तो कोस्टल रीजन्स की तरफ भागते हैं या भगाए जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। तो क्या होगा जब ये कोस्टल रीजन्स पे पहुंचते हैं? तो जब ये इतनी तेज विंड होती है, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इतने ज्यादा वॉलेंट होते हैं कि अपने साथ समुद्र का पानी भी कोस्टल एरियाज में ले जाते हैं। उसको हम स्टॉर्म सर्जेस बोलते हैं। जब समुद्र का पानी उठने लगे और कोस्टल एरिया में घुसने लगे, उसको हम स्टॉर्म सर्जेस बोलते हैं। ऊपर से ये भी रेनफॉल कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है कोस्टल रीजन्स में, समझिए। इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंतजाम करने होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रबंध करने पड़ते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान के चांसेस हो जाते हैं, कई बार नुकसान होता भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की एक खास बात है। खास बात ये है, दिस इज, पहले तो ये बताता हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज। सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज में से एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की एक खास बात है कि वो ट्रॉपिक्स में तो ओरिजिनेट होते हैं, और जो भी जिस यहाँ पे भी, क्योंकि जब वो ईस्ट से जाएंगे ट्रेड विंड्स के बैक में, तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट को इम्पेक्ट करते हैं जनरली। ठीक है, 99% केसेस में, 99.99% केसेस में वो वेस्टर्न कोस्ट को इम्पेक्ट करेंगे। अरे ये मान लीजिए इंडिया है, ये हमारे यहाँ पे साइक्लोन है, जब इधर को जाएगा तो वेस्टर्न कोस्ट को करेगा ना, ईस्टर्न कोस्ट तो ये है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट को इम्पेक्ट करेगा ना ये, है ना। जब ईस्टर्न कोस्ट को इम्पेक्ट करेगा तो सभी कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट को इम्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब ये सभी कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट को इम्पेक्ट करेंगे तो ज्यादातर हर कॉन्टिनेंट में, हर रीजन में इनको अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि इंडिया में इनको साइक्लोन्स के नाम से बुलाया जाता है। जब इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं तो उनको चक्रवात बोलते हैं हम, समझे। उसी तरीके से अटलांटिक ओशन में जो ओरिजिनेट होगा, जो अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को हिट करेगा, उसको हम हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, जो वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ चाइना सी और जापान का जो रीजन है, वहां पे जो साइक्लोन्स हिट करते हैं उनको हम टाइफून्स बोलते हैं। उसी तरीके से जो साइक्लोन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को हिट करते हैं, उनको हम विली विलीज बोलते हैं। समझ आए? इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट में कहां पे हिट करते हैं? ये बंगाल और उड़ीसा का जो रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा साइक्लोन यहीं पे हिट करते हैं इंडिया में। ये आपको याद रखने वाली चीज है कि ईस्टर्न कोस्ट पे ही ज्यादातर क्यों हिट करते हैं। और इंडिया में क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स बोलते हैं। सारे नाम मैंने बता दिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया, कोई बहुत ज्यादा समझने वाला था भी नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन तो होता है, ओरिजिन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उस फॉर्मेशन के लिए पहले कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे 5 कंडीशन दी हुई हैं, वो 5 कंडीशन जरूर होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात बोल रहा है,
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ वार्म ट्रॉपिकल ओशंस पे ही ओरिजिन करेंगे, फॉर्म करेंगे और बड़े होंगे, फिर इंटेंसिफाई करेंगे, कहीं और नहीं कर सकते, लैंड पे नहीं कर सकते, कोल्ड रीजन्स में भी नहीं कर सकते। यही एक रीजन है कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कहलाते हैं, ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट क्यों होते हैं, क्योंकि वहीं पे उसी रीजन में इतना टेम्परेचर हो सकता है कि ये इनका ओरिजिन हो सके, इनका फॉर्मेशन हो सके। उससे ऊपर आप जाएंगे टेम्परेट में या पोलर रीजन में, तो वहां पे इतना टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, क्या बोलते हैं अभी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री। अब यहाँ पे दो कंडीशन, एक ही कंडीशन में दो कंडीशन आ गई हैं। पहला, सी सरफेस होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये जो है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्योग्राफी के अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके रिवाइज होने वाले हैं, लगभग सारे के सारे रिवाइज होने वाले हैं। कोई छूट जाए तो बता देना आज, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, टेम्परेचर जो होना चाहिए 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ये टॉपिक्स में ही पॉसिबल है जनरली। हमें पता है विंड कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। लेकिन यहां पे लो प्रेशर बनेगा कैसे, जब यहां पे इंसोलेशन होगी और यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी। हवा ऊपर उठने लगेगी, हल्की हो जाती है, एक्सपेंड होने लगती है तो ऊपर उठने लगेगी वो। जब यहाँ की हवा ऊपर उठेगी तो इस गैप को फिल करने के लिए जो किसी दूसरे रीजन से, जहां पे कि ऑलरेडी कोल्ड एयर है, जो कि यहाँ पे एयर सिंक हो रही है, ठीक है, वो हवा आएगी और इस गैप को फिल करेगी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये हवा फिर ट्रोपोस्फेयर से, ट्रोपोस्फेयर से टकराएगी, ट्रोपोस्फेयर को तो क्रॉस नहीं कर सकती है। फिर ये क्या होगी, इधर डाइवर्ट होगी और इधर डाइवर्ट हो जाएगी, सर्कुलेशन चल जाएगा, यहीं पे आएगा हाई प्रेशर से, फिर ये हवा उसको फिलअप करने के लिए भागेगी, ये हवा यहाँ पे गर्म होगी, फिर होगा। तो क्या हुआ, 27 डिग्री से ज्यादा अगर होगा तो ही यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो सकता है, वरना नहीं होगा। दूसरी चीज क्या बोली कि ये लो प्रेशर भी 27 डिग्री जो सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर चाहिए वो लार्ज सी सरफेस पे चाहिए, लैंड पे नहीं चलेगा। ऐसा क्यों बोला उसने, वो इसलिए कि अगर लैंड पे एयर जो हीट अप होती है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठेगी और ठंडी हो जाएगी, ट्रोपोपोज तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर यही हवा जो है, यही रीजन सी के ऊपर है, इंसोलेशन बहुत ज्यादा आई, ट्रॉपिक्स में आती है इंसोलेशन, परपेंडिकुलर होती है सनरेज तो इंसोलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। हवा गर्म हुई, ऊपर उठने लगी, ठीक है। जैसे यहां पे ठंडी होने लगेगी, अब इस रीजन पे ठंडी होने लगती है, तो ये हवा तो इसके ऊपर नहीं उठेगी लैंड पे, ये लैंड है, ये ओशन है। लेकिन यहां पे एक लोचा हो जाता है, क्योंकि ये ओशन है, तो जब यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये जो नीचे का पानी था ये भी तो वेपर बना कि नहीं बना, एवापोरेशन हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना। तो इस हवा में मॉइस्चर है बिकॉज ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन भी हो रहा है हाथ के हाथ, इवेपोरेशन भी हो रहा है, ठीक है। यहां पे इवेपोरेशन नहीं होगा और यही डिफरेंस है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशन पे ही क्यों बनते हैं। यहां पे इवेपोरेशन हुआ, ये हुआ ऊपर की, यहां पे ठंडी हो गई, लेकिन जब ये यहां पे ठंडी होगी तो यहां पे बनेंगे बादल, बन गए। अब जब बादल बनेंगे, बादल कब बनते हैं, जब हवा कंडेंस हो जाती है ठंडी होकर के, कंडेंस होगी तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी निकलेगी। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी आपको पता है, जब ये नीचे थी, पानी था ये मॉइस्चर, तब इसने क्या किया, सनरेज से हीट एब्जॉर्ब की थी और ये अपना फॉर्म चेंज किया था, इसने गैस फॉर्म में आ गया था पानी। अब जब कभी कंडेंसेशन होगा और ये गैस दोबारा पानी बनेगी, ये वाटर वेपर दोबारा पानी बनेगा, तब वो हीट रिलीज हो जाएगी और उसको हम लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वो हीट यहां पे रिलीज हो गई तो ये हवा फिर से गर्म हो गई और ये ऊपर उठने लगी, समझ गए। लेकिन तो यहां पे दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। पहला, 27 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा चाहिए क्योंकि इंसोलेशन तभी होगी,
ठीक है, इतनी इंसुलेशन होगी तभी हवा ऊपर उठेगी। दूसरा, लार्ज सी सरफेस चाहिए हमें। सी सरफेस का भी क्लियर हो गया, हमें मॉइस्चर चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो हवा बस यहीं तक जा पाएगी, ऊपर तक नहीं जा पाएगी। अब एक चीज और आ जाती है कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कन्वेक्शन करंट। ये कोई ऑर्डिनरी कन्वेक्शन करंट नहीं है कि हवा ऊपर गई, ऊपर जाके बादल बन गई। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसकी एक खास बात है कि इसमें हवा घूमती हुई जाती है ऊपर, ऐसे ही नहीं जा रही है। स्टार्टिंग में लो प्रेशर था, ठीक है, मान लिया हवा ऊपर जा रही थी, लेकिन अब जब ये साइक्लोन बनने के लिए इसको क्या चाहिए, हवा को सीधे नहीं ऊपर उठना है, हवा को घूमना है। और वहां रोल आ जाता है हमारी कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको पहले इसी चैप्टर में लास्ट क्लास 4-5 क्लास पहले बताया है कि जब जियोस्ट्रोपिक विंड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्योंकि कोरियोलिस नहीं होती है तो इक्वेटर पर जो विंड्स हैं वो पैरेलल हो जाती हैं आइसोबार्स के। जो विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये विंड जो है कहां से आ रही है हमारी, ये विंड आ रही है हमारी सब ट्रॉपिकल रीजन से और इक्वेटर की तरफ, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री मान लेते हैं, ये हमारा 0 मान लेते हैं। ये यहां पे आएगी तो इसको इतना डिफ्लेक्ट होना चाहिए कायदे में, तो है ना। लेकिन इक्वेटर पे क्योंकि कोरियोलिस नहीं है तो फ्रिक्शन ना के बराबर हो जाता है। कोरियोलिस जब नहीं होती तो ये हवा क्या, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये इसके पैरेलल हो जाती है, ठीक है। मोटे मोटे शब्दों में आपको बताऊं तो कोरियोलिस विंड को डिफ्लेक्ट करती है राइट हैंड साइड पे, ये बात आपको पता है, समझ आ गया। लेकिन हमने जो अभी साइक्लोन जहां हमारा बन रहा है वहां पे लो प्रेशर है, ये हमारा लो प्रेशर है, यहां से हवा ऊपर जा रही है, मॉइस्चर लेडन हवा है, इसमें मॉइस्चर भी है, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ, भी सब कुछ निकाल दो मन से, कोरियोलिस वगैरह। अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखो। यहां से हवा ऊपर पहुंची, ठीक है, तो यहां पे बन गया वैक्यूम। अब चारों तरफ से हवा इस वैक्यूम को भरने के लिए भागेगी, है ना, आएगी। लेकिन ये हवा इस वैक्यूम को फिल अप नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे दो कंसेप्ट अब आते हैं हमारे। पहला, मान लीजिए ये वाला रीजन है, ठीक है, ये हवा यहां तक पहुंची, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट यहां तक पहुंच गई। यहां पे पहुंचने के बाद ये सीधी नहीं आ रही थी, ये हवा ये इस तरीके से आ रही होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, कोरियोलिस की वजह से इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। जब ये यहां पहुंचेगी तो कोरियोलिस की वजह से ये बाहर निकलना चाहेगी। जब ये हवा यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पे तो कोरियोलिस की वजह से ये हवा राइट हैंड में डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अंदर लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर इस हवा को अंदर की तरफ खींच रहा है। ये जो एयर मास है जब यहां पहुंचेगा तो लो प्रेशर इसको अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस ये हवा इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, कोरियोलिस भी काम कर रही है ना। तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा कि ना ये बाहर निकल पाएगी ना ये अंदर जा पाएगी, ये हवा ऐसे घूमने लगेगी। इसी टाइप से जो यहां से हवा आई है, एयर मास जो आया है, वो राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, लेकिन लो प्रेशर की वजह से उसे अंदर जाना है। रिजल्ट क्या निकलेगा, वो भी इसी जायर में फंस जाएगी और ये भी हवा इसी सर्कुलेशन में घूमने लगेगी। जो भी हवा चारों तरफ से आएगी वो कोरियोलिस और लो प्रेशर वाला जो हमारा कंसेप्ट है उनके चक्कर की वजह से इस सर्कुलेशन में ऊपर की तरफ घूमना स्टार्ट करेगी, ऐसे जाना स्टार्ट करेगी। ऊपर तो जा रही है लेकिन घूम घूम के जा रही है, बीच में खाली है मामला। अभी के लिए यही याद रखो, ठीक है। साथ साथ जब ये ऊपर जा रही है इस एयर में मॉइस्चर भी है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी भी है इस एयर में, कंडेंसर भी होती जा रही है, बादल भी बनाती जा रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये समझ आ गया कि कोरियोलिस की वजह से ही ये सर्कुलेटरी मोशन बनता है। यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन में जो सर्कुलेटरी मोशन क्यों बन रहा था, क्योंकि वहां पे दो फ्रंट बन रहे थे, वहां मेरे कोल्ड एयर की टेरिटरी में घुस रही थी और कोल्ड एयर वार्म एयर की टेरिटरी में घुस रही थी, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा था, तो सर्कुलेशन हो गया था। यहां पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे कोरियोलिस और लो प्रेशर वाला जो हमारा कंसेप्ट है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। प्रेशर ग्रेडियंट अंदर की तरफ खींच रहा है, लो प्रेशर, ये मान लीजिए यहाँ पे ये बॉर्डर है, ठीक है, हवा आई यहाँ से, तो प्रेशर ग्रेडियंट इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, कोरियोलिस इसको राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट कर रही है ना, इस तरीके से कोरियोलिस इधर ले जा रही है, पीजीएफ इधर लेके जा रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट सीधा निकलेगा, ये सीधी ऐसे घूमने लगेगी, आगे जाएगी, फिर दोबारा वही बैलेंस है, पीजीएफ इधर खींच रहा है, कोरियोलिस इधर खींच रहा है, तो फिर सीधी चलती रहेगी और इस तरीके से सर्कुलेटरी मोशन में घूमने लगती है, ये ना बाहर नहीं निकल पाती उस जायर से। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड में स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए, मतलब जो कन्वेक्शन करंट ऊपर उठ रहा है, लो प्रेशर रीजन है, वहां से जो कन्वेक्शन करंट ऊपर जा रहा है, अब सपोज को यहां पे कोई विंड बह रही है, जेट स्ट्रीम चला जाए यहां से, तो इस विंड को इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो वर्टिकल जो विंड ऊपर जा रही है, इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, कि एक ही स्पीड से ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए। और ये कब होता है, जब ना तो कोई हॉरिजॉन्टल कोई इस तरीके का करंट इसको मिले तब या तो कोई करंट ना इसको इंपैक्ट करे, दूसरा इंसुलेशन भी बराबर मिलते रहे, वो ट्रॉपिक्स में हो ही जाता है। इस टाइम पे जो होता है, जून जुलाई का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे क्या होता है, इंसुलेशन लगभग बराबर ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। पहले से ही लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, वो तो है ही यार, पहली कंडीशन। अगर लो प्रेशर रीजन होगा तभी तो साइक्लोन डेवलप होगा। यहाँ पे लो प्रेशर रीजन है, तभी तो आसपास की हाई प्रेशर से जो एयर है वो आ रही है, ठीक है, वो आ रही है इस गैप को फिल करने के लिए, लेकिन वो उस गैप को फिल नहीं कर पा रही, वो इस सर्कुलेटरी मोशन में फंस जा रही है और हमारा साइक्लोन का जन्म हो रहा है। और पीछे से, और जितने ज्यादा ऊपर जा रही है उतने ज्यादा ठंडी हो रही है, बादल बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये और ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है, और फिर आसपास की नीचे की हवा और ज्यादा भाग रही है। समझ आ गया। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम क्या कह रहा है कि ऊपर तो ये पहुंच गई, सर्कुलेटरी मोशन में ऊपर पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन अब ऊपर जाके ये ट्रोपोपॉज से टकराएगी और डाइवर्ट हो जाएगी इधर और इधर, और कहां जाएगी ये, उसी हाई प्रेशर पे जाकर गिरेगी जहां से हवा इधर भाग रही है, तभी तो ये चेन चलती रहेगी। हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर पे गई, लो प्रेशर से ऊपर गई, ऊपर से डाइवर्ज हुई ट्रोपोपॉज से, वापस आके फिर दोबारा उसी हाई प्रेशर पे गिर गई। चारों तरफ ऐसे ही हो रहा है, इसके इधर भी ऐसे हो रहा है, इधर भी ऐसे हो रहा है, इधर भी ऐसे हो रहा है, चारों तरफ 8-10 दिशाओं में यही चल रहा है, तभी तो सर्कुलेशन चलेगा, है ना। सर्कुलेशन सिर्फ नीचे नहीं होता, ऊपर भी होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन में अगर सपोज कि यहां से कोई अपोजिट करंट आ रहा हो या विंड आ रही हो, तो इसको इंपैक्ट करेगी, है ना, तो ऊपर वो ऊपर का सर्कुलेशन भी जो नीचे वाले को इंपैक्ट करता है, साइक्लोन वहीं खत्म हो जाएगा। समझ आ गया यहां तक, 5 कंडीशन है, पांचों की पांचों समझ आ गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बता रहा है मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा। क्या कह रहा है, द एनर्जी दैट इंटेंसिफाई द स्टॉर्म्स, जो एनर्जी स्टॉर्म को इंटेंसिफाई और ज्यादा बड़ा करती है, वो मिलती कहां से, कम्स फ्रॉम कंडेंसेशन प्रोसेस। बता चुका हूं मैं आपको, कंडेंसेशन प्रोसेस से आती है। जब हवा ऊपर उठती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है, क्योंकि वो ओशन के ऊपर फॉर्म हुआ है ना, ओशन के ऊपर की बात कर रहा हूं, लैंड की बात नहीं कर रहा, लैंड पे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ओशन के ऊपर है। जब वो हवा ऊपर जाएगी तो उसके अंदर मॉइस्चर होगी, ऊपर जाकर ठंडी होगी तो कंडेंस हो जाएगी, तो उसको फिर लेटेंट एनर्जी ऑफ हीट रिलीज होगी, जिससे उसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ज्यादा ऊपर जाएगी हवा। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। और क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस ये स्टॉर्म है का सेंटर तो बीच में है, ये जो चारों तरफ इसके घूम रहा है ये वॉल है, इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, विद कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी द स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथेंड। अब ये मॉइस्चर की सप्लाई तो आ ही जा रही है ना, जो भी हवा आ रही है हाई प्रेशर से, वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर तो आ ही रही है, इवेपोरेशन तो हो ही रहा
है ना। तो ये सप्लाई जो सी पर कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, स्टॉर्म जो और ज्यादा इंटेंसिफाई होता रहता है। समझ रहे हैं। ऑन रीचिंग द लैंड, देखो इसमें क्या है, इसमें जैसे जैसे जो जो चीज आती जाएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब जैसे ये वाला है कि एनर्जी कहां से मिल रही है, क्वेश्चन आया, वैसे मैंने अब समझा दिया है, कंडेंसेशन से आया, आप बता सकते हो। ठीक है, 5 जो हमने अभी पढ़े हैं, 5 जो कंडीशंस थी, वो कंडीशंस जो होती है उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में बनता है, मेंस में तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, उन क्वेश्चन को मैंने उनके रीजन बता दिए। अब प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा उनसे रिलेटेड, तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि आपको रीजन पता है। इसी तरीके से आगे जो भी कोई बात आएगी रिलेटेड ट्रॉपिकल साइक्लोन से, उनका मैं आपको रीजन बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिपेट्स। लैंड पे जाते ही मॉइस्चर अप्लाई खत्म हो जाती है और स्टॉर्म जो है वो डिसिपेट हो जाता है। अब यहां पे एक टर्म आ रही है, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, देखिए हमने भी ये पढ़ा कि जो भी साइक्लोन है वो लैंड पे जाते ही वो डिसिपेट हो जाता है, वैनिश हो जाता है। ठीक है, हमें ये भी पता, मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पे कोई साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ तो बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स वो इधर की तरफ आएगा, कोस्टल रीजन पे आएगा, हिट करेगा, वो यहाँ पे आके हिट करेगा, यहाँ पे आके हिट करते ही वो डिसिपेट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, जहां पे वो हिट करता है। द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेज द कोस्ट इज कॉल्ड लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, वो साइक्लोन का लैंडफॉल है। समझ गए। वो अलग बात है कि क्योंकि ये लैंड के अंदर जाके कैरी ऑन नहीं कर पाता, इसीलिए ये सिर्फ कोस्टल रीजन्स को ही इंपैक्ट करता है। कोस्टल रीजन्स को भी इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों कर देता है, क्योंकि जो हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो फनल शेप में होता है, इस तरीके से होता है, ऊपर जाकर के बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों होता है बड़ा, वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूं, यही मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो ऊपर जाके जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस रीजन में, यहां पे अभी साइक्लोन तो यहीं पे है, लेकिन ये जो रेनफॉल है और जो स्टॉर्म जो हवाएं चल रही हैं वो तो इसी रीजन में चल रही है ना। ये रीजन ऑलरेडी इस कोस्ट एरिया पे पहुंच चुका है, मॉइस्चर सप्लाई इसको यहां पे मिल रही है ना। तो यहां पे जाकर के बहुत ज्यादा आंधी तूफान, क्योंकि ये साइक्लोन है ना, ये सिर्फ यही नहीं घूम रहा है, इसको हम आई वॉल बोलते हैं, यही नहीं घूम रहा है, ये अपने आसपास की हवा को भी घुमाता है। कई सौ किलोमीटर दूर तक इसका इंपैक्ट रहता है, इतनी ज्यादा तेज होती है ये विंड। सॉरी, जो सर्कुलेटरी मोशन में विंड्स घूम रही हैं, ये इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये सिर्फ खुद ही नहीं घूम रही हैं, ये आसपास के रीजन की विंड को भी सर्कुलेट कर रही है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। और रेनफॉल तो हो ही रही है, उसको भी एनर्जी, जो लेटेंट एनर्जी यहाँ पे हो रही है, बगल वाली हवा को भी दे रही है, उसमें भी बारिश हो रही है, उसमें भी स्टॉर्म सर्जेस हो रहे हैं, और पानी तो लेकर ही आ रही है साथ साथ। तो स्टॉर्म यहां आने से पहले भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है। जब ये यहां पहुंचेगा, ये जो ये सेंटर है, जब यहां पहुंचेगा तब तो डिसिपेट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो इतना सारा प्रकोप झेलना पड़ेगा इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइक्लोन विच क्रॉस 20 डिग्री लैटिट्यूड जनरली रिकवर एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। देखो, जो साइक्लोन्स 20 डिग्री को क्रॉस कर लेते हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा ट्रॉपिक्स है 23.5, यही तो है ट्रॉपिक्स। ठीक है, लेकिन साइक्लोन्स जो है वो जनरली 30 तक भी मिल जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उतना वहां मिल जाता है, ओशन तो है ही, अगर ओशन है तो क्या होगा, देखो इक्वेटर से इस रीजन में साइक्लोन डेवलप नहीं होते। रीजन क्या है, कोरियोलिस, यहाँ पे कोरियोलिस एब्सेंट है। इसका मतलब जितना ज्यादा पोल की तरफ जाएंगे कोरियोलिस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो साइक्लोन यहाँ पे होगा 20 डिग्री से ऊपर होगा, उसको कोरियोलिस बहुत ज्यादा मिल रही है, उसको कोरियोलिस बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। इसका मतलब वो और ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। समझ आ रहा है, और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है वो। समझ आ गया क्यों होता है 20 डिग्री के बाद जो साइक्लोन होता है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिविटी हो जाता है, कोरियोलिस बढ़ जाती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा साइक्लोन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के। ए मैच्योर साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड अराउंड द सेंटर ऑफ द आई। ये होता, आई क्या होती है, आई ऑफ द साइक्लोन,
मतलब जो स्टार्टिंग में लो प्रेशर रीजन था, ओशन के ऊपर एक लो प्रेशर रीजन डेवलप हुआ था, ठीक है। इस लो प्रेशर रीजन को फिलअप करने के लिए जो हवा इधर उधर से आई वो यहां पे आकर के सर्कुलेटरी मोशन में उसने घूमना स्टार्ट कर दिया। इस रीजन के बीच का जो एरिया है जहां लो प्रेशर था पहले भी, उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पहला रीजन था इसको हम आई बोलते हैं। हवा इसके चारों ओर घूमती है, यहां पे नहीं है, यहां पे काम कंडीशंस हैं। द डायमीटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम 150 to 250 किलोमीटर। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आई के चारों तरफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका डायमीटर 150 से 250 किलोमीटर तक हो सकता है। द आई इज द रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। आई जो होता है वो रीजन होता है, काम कंडीशन होती है, वहां पे एयर सबसाइड करती है, वहां पे एयर नीचे गिर रही है। अब एक क्वेश्चन आ गया, क्यों? यहां पे तो हवा उठनी चाहिए, तो लो प्रेशर है ना? ये लो प्रेशर तो है, लेकिन जो हवा इसको फिल करने की, इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए आने वाली थी, वो तो घूमने लग गई, वो तो साइकिल में बन गई। अब ये रीजन में क्या है? ये खाली बचा हुआ है, खाली बचा हुआ है ना? अब क्या हो रहा है, जो ये हवा है ऊपर पहुंच के बिल्कुल टॉप पे, ट्रोपोपोज से आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन ट्रोपोपोज पे पहुंच के बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, ये आपको पता है। एक टाइम के बाद तो लेटेंट हीट भी खत्म हो जाती है, ये भी आपको पता है, लेटेंट हीट भी खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, यहां जो हवा बच गई अब वो ठंडी होने लगती है, होने लगेगी कि नहीं हो लगेगी? जब वो ठंडी होने लगेगी तो नीचे आने लगेगी आई वॉल में, और क्योंकि आई वॉल में तो आ नहीं सकती, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम आई वॉल बोलते हैं, इस आई वॉल में तो एयर आ नहीं सकती, तो वो कहां आती है? वो इस आई के अंदर आती है, जो कि पहले लो प्रेशर था, ठीक है। जब आई के अंदर आएगी तो यहां क्या है, आई वॉल में क्या है? आई वॉल में मॉइस्चर लेडन हवा है, जहां पे कंडेंसेशन हो रहा है। जब कंडेंसेशन होगा तो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी तो इसमें है ही, इसकी वजह से ये हवा जो ठंडी थी और नीचे सबसाइड कर रही थी, अब ये वार्म होने लगती है, और ये रीजन बन जाता है सबसाइडिंग वार्म एयर का। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, ये जो आई वाला रीजन है ये सबसाइडिंग वार्म एयर का रीजन है। ये है ये आउट, जो इस तरीके का बैंड ऊपर जा रहा है, ये हमारा सर्कुलेशन जो घूम रहा था ना, वो हवा आई वॉल, वो है वो सर्कुलेशन वाला, ऊपर जाके ब्रॉड हो जाता है। क्यों होता है ब्रॉड, ये मैं भी बताने वाला हूं। द अराउंड द आई इज आई वॉल। आई तो काम कंडीशन वाला रीजन हो गया, इसमें एयर सबसाइड कर रही है, वहां एयर क्यों कर रही है बता दिया। ऊपर जाकर ठंडी हो गई थी, भारी हो गई तो नीचे आने लगी, लेकिन नीचे आज के आते जो आसपास की हवा जो सर्कुलेट कर रही है, क्योंकि वो लेटेंट हीट एनर्जी रिलीज कर रही है, तो उस एनर्जी को ये कंज्यूम करके और गर्म हो गई, तो अब ये सबसाइडिंग वार्म एयर का रीजन हो चुका है आई। ये जो सर्कुलेटरी रीजन है, ये जो घूम रहा है आई के चारों तरफ, इसको हम आई वॉल बोलते हैं। अराउंड द आई इज द आई वॉल वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एक्सेंट ऑफ द एयर टू द ग्रेटर हाइट रीचिंग ट्रोपोपोज। स्पाइरलिंग एयर है, सर्कुलेटिंग एयर है, जो कि ट्रोपोपोज तक जाती है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द विंड रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन, जो आई वॉल वाला रीजन है, आई में नहीं, आई में कुछ नहीं होता, आई में तो काम कंडीशन है। जो आई वॉल वाला रीजन है वहां पर विंड जो है वो 250 किलोमीटर तक की स्पीड तक पहुंच जाती है। सपोज करो 150 से 250 किलोमीटर के एरिया में ये विंड घूम रही है, और 250 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, कितनी डिस्ट्रक्टिव होगी, ठीक है। फ्रॉम द आई वॉल रेन may radiate. The trains of cumulus and cumulonimbus clouds may drift into the outer region. मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो आई वॉल है, जो सर्कुलेशन चल रहा है, ये सर्कुलेशन जो है आसपास की एयर को भी इंपैक्ट करता है, उसको भी घुमाने लगता है, उसको भी लेटेंट हीट ट्रांसफर कर देता है। जब ये आई वॉल अंदर ट्रांसफर कर सकती है लेटेंट हीट, जो ये हवा सबसाइड हो रही है गर्म कर रही है, तो इधर भी तो कर सकती है। जब यहाँ पे इस एयर को ट्रांसफर करेगी तो ये हवा भी ठंड, ये हवा जो यहाँ पे रुकी हुई थी ये गर्म होगी, गर्म होगी, ऊपर उठने लगेगी, और ऊपर उठेगी तो एकदम से ठंडी होगी फिर दोबारा। ये हवा जो यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एयर है, ठीक है, इसको लेटेंट हीट मिली तो ये ऊपर उठने लगेगी। जब ये ऊपर उठ के यहां पहुंची तो एकदम से ठंडी होने लग गई। ठंडी होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और यहां पे भी क्लाउड बनने लगेंगे इसकी वजह से, इस आई वॉल की वजह से। समझ गए? ये बगल की एयर को पहले गर्म करेगा, जब वो एयर गर्म होकर के उठने लगेगी हल्की ऊपर, तो वो ऊपर क्योंकि ऊंचाई पे जाएगी तो वहां जाके और ठंडी हो जाएगी फिर वो,
ठंडी होने के बाद फिर बादल बनेंगे, वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। और क्या होता है, इनको हम बोलते हैं रेन बैंड्स, जो आई वॉल के साथ साथ भी, मैंने बताया ना बहुत बारिश होती रहती है आई वॉल के साथ साथ भी, वो इसीलिए होती है। ये देखो ये रहा रेन बैंड, इधर आई वॉल के साथ साथ और इधर भी रेन बैंड। यहाँ पे क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। क्यों बनेंगे क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पे हम क्लाउड्स पढ़ेंगे तो बताएंगे कि क्यूमुलस क्लाउड्स कब बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कब बनते हैं, ठीक है। और बाहरी रीजन में भी फिर बारिश होने लगती है। ये इसका जो है देखो, ये इसका वो है, मैं एक बार आपको डायग्राम बना के थोड़ा समझा देता हूं। ये बीच में आई है, ये इधर ये आई वॉल है, ठीक है, ये हमारी आई वॉल है। और ये हवा जो है ऐसे सर्कुलेटरी मोशन में जा रही है, ये यहाँ पे जो है वो मेरे सबसाइड हो रही है। ये हमारी आई वॉल है, यहाँ पे एयर सर्कुलेटरी मोशन में ऊपर जा रही है, इधर रेन बैंड्स बन रहे हैं। समझ आ गया, यही हमारा इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है, क्या रह गई है, एक चीज यहाँ पे ये रह गई कि जो साइक्लोन नीचे तो फनल शेप में क्यों है, नीचे नैरो, ऊपर जाके ब्रॉड क्यों होता जा रहा है। ऊपर जाके ब्रॉड इसलिए हो रहा है कि एयर की स्पीड तो बढ़ रही है सर्कुलेट करने की, लेकिन कोरियोलिस कम हो रही है, तो हवा थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करने लगती है, और इसीलिए इसका डायमीटर बढ़ता जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए साइक्लोन पहुंचने से पहले इसका डायमीटर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि साइक्लोन पहुंचने से पहले बारिश होने लगती है, बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर है, मॉइस्चर उस एयर में, यहाँ पे जब पहुंचेगी बादल बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से फनल शेप में होती है, ठीक है। ये फनल शेप इसकी इसलिए होती है क्योंकि ऊपर जाके कोरियोलिस कम हो जाती है, ठीक है। एक दो लाइन और बची हुई है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो जल्दी से देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। क्या बोल रहा है, पहली बात तो सबसे पहले तो इसने बताया उसका साइज के बारे में बात कर रहा है कि जो द डायमीटर ऑफ स्टोन ओवर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन इज 600 to 1200 किलोमीटर। मतलब जो साइक्लोन जो है, जो स्टॉर्म जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में बनते हैं, उनका डायमीटर 600 से 1200 किलोमीटर तक हो सकता है, जो इंडियन कोस्ट को हिट करते हैं, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को हिट करते हैं। सोचो कितनी बड़ी कैलेमिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोचा आया है, देखो, द सिस्टम मूव स्लोली अबाउट 300 to 500 किलोमीटर पर डे। यहां पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। ये हमारी आई है, आई के चारों तरफ सर्कुलेशन हो रहा है, जिसको हम आई वॉल बोलते हैं। इस आई वॉल की जो चौड़ाई है वो 250 से 350 किलोमीटर होती है, लेकिन इस आई वॉल में जो एयर सर्कुलेट कर रही है उसकी स्पीड भी 250 किलोमीटर तक है पर आवर। इतनी तेज है वो, जैसे अर्थ रोटेट करती है उस तरीके से। साथ साथ क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में है तो ट्रेड विंड्स इसको धक्का दे रही हैं। आगे ये हमारा इंडिया का कोस्ट है, यहाँ पे इसको धक्का दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। ये धक्का जो दे रही है 300 से 500 किलोमीटर की स्पीड से दे रही है पर डे 300 से 500 किलोमीटर आगे धक्का दे रही है इसको। तो 250 किलोमीटर की स्पीड से घूमता हुआ साइक्लोन हमारे इंडियन कोस्ट पे टकरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेड विंड्स धक्का दे रही हैं, और धक्का देने की स्पीड है 300 से 500 किलोमीटर तक, 300-400 किलोमीटर तक। समझ आ गया कंसेप्ट आपको? यहाँ के कंफ्यूज मत होना। द साइक्लोन क्रिएट्स स्टॉर्म सर्जेस, साइक्लोन स्टॉर्म सर्जेस क्रिएट करता है, मैंने आपको बता दिया। एंड दे इनंडेट द कोस्टल लोलैंड्स, और जो कोस्टल लोलैंड्स है, कोस्टल एरिया जो है, उनको वो इनंडेट करता है, तहस नहस कर देता है, ठीक है। द स्टॉर्म पीटर आउट ऑन द लैंड, और लैंड पे पहुंचते ही जो स्टॉर्म है वो वैनिश हो जाता है। पीटर आउट का मतलब होता है वैनिश हो जाना, खत्म हो जाना, डिसिपेट हो जाना, ठीक है। आई होप आपको एक टॉपिक समझ आ गया होगा। सारे कंसेप्ट ज्योग्राफी के इसमें हमने यूज किया, आज पढ़े हैं, रिवाइज हो गए हमारे, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। इसको आप पढ़िए अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आता, वीडियो बार बार देखिए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।